फिर से नमस्कार। कक्षा 12वीं इतिहास विषय के विद्यार्थियों को मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। मैं जो बचे हुए शेष लघुत्तरी प्रश्न हैं उनको लेने जा रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए 11वें प्रश्न से हमें लेना है इसमें। तो 11वें प्रश्न में लिखा है सुदर्शन झील का निर्माण कब और किसने कराया, इसका जीर्णोद्धार किन किन शासकों ने कराया। एक अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल ने कराया था। इसका जीर्णोद्धार एक शासक रुद्रदमन तथा गुप्त शासक ने कराया। एक तो रुद्रदमन था, एक अलग शासक था गुप्त शासक, इनने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन सेना में कितने भागों में चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन सेना के जो भाग थे वो कितना सेना थी वो कितने भागों में विभक्त थी, कितने भागों में बटी हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का प्रबंध एक विशेष सेना विभाग के नियंत्रण में था जिसमें 30 सदस्य होते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए 30 सदस्यों की समिति भी 6 भागों में बटी हुई थी। पैदल सेना वाली समिति अलग थी, घुड़सवार सेना अलग, सामुद्रिक बेड़ों पर तैनात सेना अलग, रथ सेना अलग, यातायात की व्यवस्था करने वाली सेना, हथियारों का प्रबंध करने वाली सेना। इस तरह 6 भागों में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना बटी हुई थी। फिर धर्म प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं। धर्म प्रवर्तक का अर्थ है धर्म का प्रचार करने वाला अथवा धर्म फैलाने वाला। धर्म का प्रचार करने वाला या धर्म फैलाने वाला। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इस धर्म के प्रचार के लिए उसने अपना सारा समय तन मन धन लगा दिया। इस धर्म के प्रचार के लिए उसने अपना सारा समय तन मन धन लगा दिया। इस प्रकार वह धर्म प्रवर्तक के रूप में जाना गया। कलिंग युद्ध के प्रभावों का वर्णन कीजिए। अशोक ने कलिंग के राजा के साथ युद्ध किया था। अशोक ने कलिंग के राजा के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध के निम्नलिखित प्रभाव सामने आए। इस युद्ध में अशोक विजयी रहा लेकिन उसने अपार जनहानि देखी। युद्ध में विजयी तो रहा लेकिन उसने अपार जनहानि देखी। इससे व्यथित होकर अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया। इससे दुखी होकर व्यथित होकर अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया। उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। मैंने युद्ध की भेरी बजाने वाला जो वाद्य था उसको छोड़कर धर्म को घोषित करने वाला धम्म वाद्य किया, धम्म घोष की नीति अपनाई। कलिंग का मगध राज्य में विलय हो गए, ये भी एक प्रभाव हुआ। मौर्य साम्राज्य के, अब यहाँ बताया मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतों तथा उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांत तथा उनकी राजधानियों के नाम इस प्रकार हैं। देश उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती की राजधानी उज्जयिनी, दक्षिण पथ की राजधानी स्वर्णगिरी, प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र। प्राच्य माने पूर्वी प्रदेश, प्राच्य कहते हैं उसको। फिर लिखा है भारत, अगला प्रश्न 16वां। भारत में बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का चलाने वाले प्रथम शासक किस वंश के थे। सोने का सिक्का चलाने वाले प्रथम शासक किस वंश के थे, कौन थे। भारत में बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का चलाने वाले प्रथम शासक कुषाण वंश के थे। अब आते हैं लघुत्तरी प्रश्न। ये तो थे अति लघुत्तरी प्रश्न। स्तंभ लेख क्या है। स्तंभ लेख साधारणतः आंतरिक प्रदेशों में पाए जाते हैं और ये धर्म प्रचार के प्रयोग में लाए गए हैं। ये धर्म प्रचार के प्रयोग में लाए गए हैं जो निम्नलिखित थे। 2 तराई स्तंभ लेख। नेपाल की तराई में स्थित इन स्तंभ लेखों में अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों की यात्रा का वर्णन है। बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों की यात्रा का वर्णन है 2 तराई स्तंभ लेखों में। सप्त स्तंभ लेख, ये 7 स्तंभ लेख 6 स्थानों पर पाए जाते हैं जिनमें से 2 दिल्ली के निकट स्थित हैं। इनमें धर्म प्रचार के उपायों का वर्णन किया गया। धर्म प्रचार के उपायों का वर्णन इन सप्त स्तंभ लेख में है। 4 लघु स्तंभ लेख, इनमें से 2 सांची तथा सारनाथ की लाटों पर है और 2 प्रयाग में अंकित है। 2 प्रयाग में, 2 सांची और सारनाथ में। अनुमान यह है कि इन्हें बौद्ध धर्म में व्याप्त मतभेदों को दूर करने हेतु खुदवाया गया था। अगला है प्रश्न, मौर्य शासकों ने किस प्रकार व्यापार तथा वाणिज्य को बढ़ावा दिया। मौर्य शासकों ने व्यापार एवं वाणिज्य को निम्न प्रकार से बढ़ावा दिया। पहला, आंतरिक व्यापार। इस काल में भारत का आंतरिक एवं बाहरी व्यापार उन्नति पर था। आंतरिक व्यापार भी देश के अंदर का और देश से बाहर वाला व्यापार भी उन्नति पर था। आंतरिक व्यापार स्थल मार्ग, नहरों व नदियों द्वारा होता था। आंतरिक जो व्यापार होता था एक तो स्थल मार्गों द्वारा, नदियों द्वारा और नहरों द्वारा होता था। व्यापार को प्रोत्साहित करने राज्य द्वारा सड़कें बनवाई गई।
सबसे लंबी सड़क 1500 कोस की थी, जो पाटलिपुत्र से उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की ओर जाती थी, जो कि आजकल जीटी रोड या ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। ये मौर्य वंश के शासकों द्वारा ही बनवाया गया था। इसका एक मार्ग हिमालय की ओर और एक मार्ग पाटलिपुत्र से दक्षिण की ओर तथा दूसरा पूर्व की ओर जाता था। पाटलिपुत्र यानी पटना, प्रयाग, राजगृह, काशी, कन्नौज, तक्षशिला, मथुरा और कौशाम्बी आदि प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र इन प्रमुख राजमार्गों पर थे या इन प्रमुख राजमार्गों द्वारा मिले हुए थे, जुड़े हुए थे। इन पर दिशा सूचक चिन्ह लगे होते थे, दिशा बताने वाले चिन्ह। बहुत से उपमार्ग छोटे छोटे व्यापारिक स्थलों व नगरों तक जाते थे। सड़कों तथा व्यापारियों की सुरक्षा का प्रबंध राज्य की ओर से होता था कि इनकी सुरक्षा की जाए। यह तो था आंतरिक व्यापार। अब आता है विदेशी व्यापार। इस काल में विदेशी व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। बंदरगाहों में जहाजों के आने जाने की व्यवस्था थी। राजधानी में विदेशी व्यापारियों की सुरक्षा हेतु एक बोर्ड की स्थापना की गई थी। भारत के व्यापारिक संबंध चीन, श्रीलंका, बर्मा, मिस्र एवं एशिया के अन्य देशों के साथ थे। विदेशी व्यापारियों का समूह उत्तर पश्चिम से स्थल मार्ग द्वारा भारत आता था। भारत चीन से रेशमी वस्त्र, भारत चीन से क्या मंगवाता था? रेशमी वस्त्र। ईरान से मोती मंगाता था। मिस्र के साथ भी भारत के घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। विदेशों से भारत आने वाले प्रमुख वस्तुओं में सोना, चांदी, शराब, विलासिता की वस्तुएं शामिल थीं। फिर अगला है अशोककालीन मौर्य के शासन प्रबंध पर। अशोककालीन मौर्य शासकों के शासन प्रबंध पर प्रकाश डालिए। अशोक के उत्तराधिकार में विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ। अपने शासन के प्रारंभिक काल में उसने चंद्रगुप्त के सिद्धांतों का अनुसरण किया। उसके शासन प्रबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया तथा साम्राज्य की नीति का अनुसरण किया। शासन का स्वरूप स्वेच्छाचारी निरंकुश राजतंत्र बना रहा। केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय शासन भी पूर्ववत चलते रहे, परंतु कलिंग के युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया और उसने अपने शासन के सिद्धांतों में परिवर्तन किया। उनके द्वारा परिवर्तित आदर्श सिद्धांत निम्नलिखित थे। शासन व्यवस्था में परिवर्तन। अब उसने नवीन आदर्श को व्यवहार में लाने हेतु अशोक ने शासन व्यवस्था में भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया। उन्होंने नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जो धर्म महापात्र कहलाए। इनका कार्य जनहित के कार्यों को देखना था। धर्म महापात्रों का बहुत से अधिकारी अपने कार्यों को करने के साथ ही साथ धर्म प्रचार भी करते थे। न्याय व्यवस्था में परिवर्तन। अशोक द्वारा कड़े दंड विधान को, कड़ी सजा विधान को तिलांजलि दे दी। वह दंड भोगने वालों में मानवीयता की भावना का प्रयास करने लगे। उसने राजू को यानी न्यायाधीशों को पुरस्कार व दंड देने की पूरी स्वतंत्रता दे दी, छूट दे दी थी। जनहित चिंतन। अशोक ने जनता को अपनी संतान माना और संतान के समान ही अपनी प्रजा के सुख तथा समृद्धि के लिए हमेशा प्रयत्न करने लगे। चलिए फिर अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म के मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अशोक के धम्म के मूल सिद्धांत निम्नलिखित थे। संयम अथवा इंद्रियों पर नियंत्रण। कृतज्ञता यानी कोई कुछ कर दे तो उसके उपकार को मानना। दया दिखाना, दान करना। सोच अथवा पवित्रता, सोच करना और पवित्र रहना, ना धोकर आदर करना। सत्य, सेवा, भाव, युद्धि अथवा विचारों की पवित्रता, माने युद्ध भाव और विचारों की पवित्रता होनी चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति। संप्रतिपत्ति अथवा सहायता करना, यानी सहायता करना, सीधी सी बात। अब चोल राज्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न को देखते हैं। चोल राज्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए यह बताया, प्राचीन तमिल साहित्य से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी से ईसा की पहली शताब्दी के अंत तक चोल राजाओं ने पांड्य व चेर राज्यों पर विजय प्राप्त कर अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे।
संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि चोल राज्य के प्राचीन राजाओं में करिकाल सबसे प्रसिद्ध राजा थे। उसने चेर तथा पांड्य राज्यों को पराजित कर लंका पर आक्रमण किया। उसकी राजधानी उरैयूर थी। उरैयूर न्यायप्रियता के लिए वह अत्यधिक प्रसिद्ध था। कौन? करिकाल। करिकाल ने तंजौर से लगभग 15 मील दूर वेशनी नामक स्थान पर एक युद्ध में 11 शासकों को हराकर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस युद्ध ने करिकाल को महान विजेता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। अब आगे, करिकाल न केवल एक महान योद्धा था बल्कि कुशल शासक भी था। एक महान योद्धा था बल्कि कुशल शासक भी था। करिकाल ने अपने राज्य की आर्थिक उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया। उसने कृषि व उद्योगों के विकास की योजनाएं बनाई और उन्हें कार्यान्वित किया। उसने कृषि और उद्योग के विकास की योजनाएं बनाई और उन्हें कार्यान्वित किया। उसने जंगलों को खेती योग्य भूमि में परिवर्तित किया और सिंचाई की विशेष योजनाएं लागू की। इस दृष्टि से उसने नहरें बनवाई तथा तालाबों की संख्या बढ़ाई। उसके शासन में उद्योगों की भी बहुत उन्नति हुई। कृषि व औद्योगिक विकास के फलस्वरूप चोल राज्य एक समृद्धशाली राज्य बन गया और करिकाल के शासनकाल में जनता सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। टालमी के भूगोल में चोल प्रदेश के नगरों व बंदरगाहों का वर्णन मिलता है। जो टॉलमी है विदेशी शासक लेखक, उसने टॉलमी ने भूगोल में वर्णन किया है चोल प्रदेश का। फिर अगला, मौर्य शासकों द्वारा किए गए आर्थिक प्रयासों का वर्णन कीजिए। मौर्य शासकों द्वारा किए गए आर्थिक प्रयासों का प्रयास निम्नलिखित है। मौर्य शासकों द्वारा जो आर्थिक प्रयास किए गए वो निम्नलिखित हैं। कौटिल्य ने कृषकों, शिल्पियों और व्यापारियों से वसूल किए गए बहुत से करों का उल्लेख किया है। इनसे कर वसूल करना उनका उल्लेख किया। संभवतः कर निर्धारण का कार्य सर्वोच्च अधिकारी द्वारा होता था। सन्निधाता राज्य की कोषागार एवं भंडार का संरक्षक होता था। सन्निधाता वास्तव में कर निर्धारण का विशाल संगठन पहली बार मौर्य काल में देखने को मिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में करों की यह सूची बहुत लंबी है। यदि वास्तव में सभी कर राजा के लिए जाते होंगे तो प्रजा के पास अपने भरण पोषण के लिए नाम मात्र का ही धन बचता होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भंडार घर होते थे, है ना। इससे स्पष्ट होता है कि कर अनाज के रूप में वसूल किया जाता था। अकाल, सूखा व अन्य प्राकृतिक विपदा में इन्हीं अन्न भंडारों से स्थानीय लोगों को अन्न दिया जाता था। मयूर पर्वत और अर्धचंद्र के छाप वाली रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थीं। ये मुद्राएं कर वसूली एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान में सुविधाजनक रही होगी। बाजार में लेन देन भी इन्हीं से होता था। तो ये आर्थिक प्रयास थे मौर्य काल के। और अगला प्रश्न है, उत्तर मौर्य काल में शिल्पकला, व्यापार और नगरों के विकास के विषय में व्याख्या कीजिए। इसके विकास के क्या कारण थे? शिल्पकला, इस काल में खनन धातु एवं शिल्प के कार्यों पर्याप्त उन्नति हुई। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार इस काल में बुनकरों और अंग्रेजों, सुनारों, हाथी दांत पर नक्काशी करने वाले कारीगरों, मूर्तिकारों, जौहरियों तथा लुहारों के द्वारा विभिन्न वस्तुओं को तैयार किया जाता था। व्यापार, इस काल में भारत और रोम के बीच व्यापार जोरों पर था। इसमें मुख्यतः विलासिता की वस्तुएं, मणि, रत्न, मोती, मलमल, मसाले आदि भारत से रोम भेजे जाते थे। नगर, फिर से पढ़ लें। व्यापार, इस काल में भारत और रोम के बीच व्यापार जोरों पर था। इसमें मुख्यतः विलासिता की वस्तुएं, मणि, रत्न, मोती, मलमल, मसाले आदि भारत से रोम भेजे जाते थे। व्यापार, फिर होता है नगर। नगर, व्यापार की वृद्धि के साथ व्यापारिक स्थलों पर नगरों का विकास भी शीघ्रता से होने लगा। तत्कालीन उत्तर भारत के प्रमुख नगरों के नाम वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, श्रावस्ती आदि। दक्षिण भारत के प्रमुख नगरों में से थे धान्य, कटक, टागर, अमरावती, कोंडा, नागार्जुन, बड़ौज, सोपारा आदि। विकास के कारण ये और ले लेते हैं।
इस विकास के मुख्य कारण थे विकसित व्यापार, उन्नत हस्तशिल्प कलाएं, शांति और सुव्यवस्था। लोग धनाढ्य थे, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा था, उन्हें राज्य का संरक्षण प्राप्त था, अतः इस विकास में कोई बाधा नहीं थी। इस तरह से ये प्रश्न मैंने रखे इस वीडियो में। अब मैं कुछ प्रश्न अगले वीडियो में लूंगा। धन्यवाद।